मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आज हम सोशल पढ़ेंगे। ओके, हम सोशल का हिस्ट्री के सेक्शन में से पहला जो चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ओके, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर जो पूरा है मतलब इसकी समरी हम करेंगे। तो इसमें यह है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो सबसे पहले अर्थ पर जो रह रहे थे, वो कैसी कंडीशंस में रहते थे, उनकी क्या डेली लाइफ थी, हाँ, कौन कौन से उन्होंने कंडीशन एडप्ट किए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि उनके सेटलमेंट्स कहाँ थे, कि लोग कहाँ किन किन जगहों पर उनके रहने के एविडेंसेस मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। ओके, अब जो हम चैप्टर है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए हमें बुक की रिक्वायरमेंट होगी। सो अब इसके आगे का जो लेक्चर है वो हम बुक के थ्रू पढ़ेंगे। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके, ये चैप्टर का आपके चैप्टर का ये नाम है। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे मिस्ट्रीज पढ़ेंगे। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है दैट हाउ कैन यू अनफोल्ड द मिस्ट्रीज ऑफ आवर पास्ट। तो बेसिकली चैप्टर हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास्ट में कैसी लाइफ थी हमारे एंसेस्टर्स की। ओके, जो मतलब हमारे एंसेस्टर्स यानी कि जो बहुत पहले समय है, जो ह्यूमन बींग्स, हम यहाँ पे एंसेस्टर हम अपने परिवार के, जो ह्यूमन बींग जो सबसे पहले अर्थ पे रहे थे, तो वो लोग अपनी लाइफ का गुजारा कैसे करते थे, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज सामने आती थी, और कैसे उन्होंने आने वाले समय में आते आते उन्होंने अपने आप को एडप्ट किया वहाँ की जो भी कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको एक्टिविटी नज़र आएगी जो कि फाइंडिंग वंस रूट नाम से है। ओके, और उससे पहले हमारी हेडिंग है व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री की। इस एक्टिविटी के थ्रू और आगे जो हम पढ़ेंगे इसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि हमें हिस्ट्री पढ़ने की नीड क्यों है। ओके, सो सबसे पहले हम एक्टिविटी को पढ़ते हैं। ओके, वन डे Amarjit Singh, a student of grade 6th, was looking through a few books from his grandfather's collection. He came across a book on Sikh and Sikhism where he read out of curiosity. Enthralled by his findings, the little boy rushed to his grandfather to know more. अब क्या हुआ कि एक दिन अमरजीत सिंह नाम का एक स्टूडेंट था जो ये क्लास 6 में ही पढ़ता था। ओके, जो उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी जो थे, उनकी जो कुछ बुक्स के कलेक्शन थे, ओके, उनको वो पढ़ना उसने स्टार्ट किया। उनके बुक्स के कलेक्शन को देख कर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो ऐसी एक उसके हाथ में एक बुक लगी जो कि सिख धर्म, सिखिज्म यानी सिख धर्म से रिलेटेड थी। जैसे उसने उसको पढ़ा तो उसको उसके बारे में क्यूरियोसिटी हुई, जानने की और इच्छा हुई, तो बहुत जल्दी से ही वो अपने ग्रैंडफादर यानी दादाजी के पास गया ताकि उसे और से और ज़्यादा जानकारी मिल पाए। His grandfather was happy to tell the curious boy about the rich heritage of Sikh community. His grandfather told him about the Sikh are considered the disciples of God, that Amarjit learned from his grandfather after numerous customs and traditions that are part of Sikhism. He found about their first guru, Guru Nanak, who had started the practice of langar, wherein people of all communities and social status ate together. The tradition of langar was based on the principle of service, humility, equality, inspired by the devotion of Sikh. Amarjit decided to follow the principle in his life as well. Okay, जब वो सिख कम्युनिटी के बारे में जब उसने अपने ग्रैंडफादर से जाना, अपने दादी से जाना, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो हमारे सिख धर्म के जो फर्स्ट फाउंडर थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने कैसे लंगर प्रथा स्टार्ट की थी। उनका जो उद्देश्य था कि लंगर प्रथा का स्टार्ट करने का, उसका रीज़न ये था ताकि वो लोग ही ज़्यादा सेवा कर सके और सारे इंसान को इक्वालिटी यानी कि समान नज़रों से देखें। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डिड अमरजीत सिंह फाइंड आउट अबाउट द रूट्स ऑफ हिज कम्युनिटी। तो पहला क्वेश्चन है कि अमरजीत सिंह को अपनी कम्युनिटी, अपने सिख धर्म के बारे में कैसे पता चला।
ओके, कैसे पता चला? उसने एक बुक पढ़ी। ओके, जब वो बुक पढ़ी तो उसको बहुत ज़्यादा उसको जानने की इच्छा हुई। फिर वो अपने ग्रैंडफादर ने अपने दादाजी के पास गया, उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। ओके, अब इसके आंसर्स में आपको प्रॉपर जो है वो आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, आपको बिल्कुल इसके आंसर्स आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड्स कर दूंगा, तो आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। हैव योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एवर टोल्ड यू स्टोरीज अबाउट देयर लाइव्स एंड चाइल्डहुड? कभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने या फिर आपके पेरेंट्स ने ना, मम्मी पापा या दादा दादी ने कभी आपको स्टोरीज सुनाई है अपने समय की या उनके बचपन की? ओके, तो यस, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने समय की स्टोरीज सुनाई होगी आपको। ओके, डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट लाइव्स ऑफ योर फोरफादर्स? व्हाट इफ यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर फैमिली रूट्स? तो कभी आपको ऐसा लगा कि जब आपके दादाजी ने कोई स्टोरी सुनाई होगी तो कभी आपको ऐसा लगा आपको जान पाए? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके दादा दादी ने अपने समय के बारे में या अपनी कम्युनिटी के बारे में आपको कुछ बताया हो तो। It is exciting to know about our roots and how our ancestors lived before us. Everything that happened in the past is considered history. तो ये बहुत ही एक्साइटिंग रहता है हमें हमारे रूट्स के बारे में जानने के लिए, कि हमारे जो जीवन शैली है उसके स्टार्टअप कैसे हुई, या फिर जिस भी हम रिलीजन या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी जानना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, एंसेस्टर्स का मतलब जो हमारे पूर्वज। ओके, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है जो हमारे पूर्वज। ओके, कि कैसे उन्होंने अपने समय में ज़िंदगी बिताई, उस समय क्या फैसिलिटी थी, क्या फैसिलिटी नहीं थी। ओके, तो जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उसी को हम हिस्ट्री कंसिडर करते हैं। द स्ट्रगल्स ऑफ आवर एंसेस्टर हेल्प अस वैल्यू ऑफ आवर प्रेजेंट। और कहीं ना कहीं जब हम उनके स्ट्रगल्स के बारे में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आज की हमारी ज़िंदगी को वैल्यू करने की समझ आती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारे एंसेस्टर जब वहाँ रहा करते थे तब लाइट नहीं थी तो उनका कोई एंटरटेनमेंट होता नहीं था। जैसे लाइक आज तो हमारे पास मोबाइल्स हैं, टेलीविजन है, हम बोर नहीं हो सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी है, ना ज़्यादा गर्मी लगती है। आज हमारे पास एसी है, अगर ज़्यादा गर्मी लगती है तो एसी हो जाता है, ठंड आती है तो हीटर स्टार्ट हो जाते हैं। बट लेकिन जब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनके समय में जब बिजली नहीं थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज महसूस होती थी। A study of history gives us a detailed description of the lives of the people in our past. और जब हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में तो हमें कहीं ना कहीं डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है कि पुराने समय में इंसानों की लाइफ कैसी थी। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, द काइंड ऑफ फूड पीपल एट, द क्लोथ्स दे वर, द वर्क दे डिड। फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे कहा गया है कि पुराने समय में इंसान किस टाइप का खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ओके, क्या काम करते थे और किस टाइप के हाउसेस में वो रहते थे, किस टाइप के घरों में वो रहते थे। Knowing about the past make us aware of the songs, stories, plays and game pursued by our ancestor for entertainment. और जब हम इनके बारे में स्टोरी सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि पुराने समय में ये अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, बाय सिंगिंग सॉन्ग, स्टोरीज, या उस समय जो वो गेम खेलते थे जिससे हमारे एंसेस्टर्स का एंटरटेनमेंट होता था। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस इन्वॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग हंटर्स गैदरर्स टू अर्बन ड्वेलर्स। और कहीं ना कहीं हमें ये समझने में आसानी होती है कैसे जो हमारे एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज, बहुत सबसे पहले जो पूर्वज होंगे जो इस धरती पर रह रहे होंगे, उस समय वो लोग हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, गैदरिंग करते थे। गैदरिंग करना मतलब कि जो जंगलों में या आसपास पेड़ पौधे में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगते थे उसको वो इकट्ठा करके अपना खाने का सामान इकट्ठा करते थे और इससे अपनी उनकी लाइफ चलती थी। तो ये सारी स्टोरीज से सुन के हमें ये पता चलता है कि कैसे हमारे एंसेस्टर ने अपने आप को एडप्ट किया और जैसे आज हम सिविलाइज्ड और सेटल्ड रह रहे हैं तो वो किस फेजेस में सेटल होना स्टार्ट हुए। सो यहाँ पर आपका एक फैक्ट है अबाउट डिड यू नो। ओके, सो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, बोथ शैम्पू एंड मेथड ऑफ शैम्पूइंग हैव एन इंडियन origin in
India shampoo was made by boiling herbs. This was then used to clean and massage the head. When early colonial traders came to India, they indulged themselves in the practice and also took the concept back to their country. They used the word shampoo to describe the practice, which was derived from the Hindi word champu, which in turn had its roots in Sanskrit word chapyati, which means press, knead and soothe. ओके, सो बोथ शैम्पू और मेथड ऑफ शैम्पूइंग जो है उसका जो ओरिजिन है वो इंडियन ओरिजिन है. ओके, जो हमारे एंसेस्टर्स रहते थे तो उस समय जो हर्ब्स मिलते थे ना, हर्ब्स यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं ना जिनका हम यूज़ कर सकते हो. फॉर एन एग्जांपल नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सारे हमारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं. ओके, पुदीना हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दवाई के फॉर्म में भी काम आते हैं. तो पहले हमारे एंसेस्टर क्या करते थे, इन हर्ब्स को बॉईल करते थे, फिर इससे अपने बालों में मसाज करते थे. ओके, उस अपनी मसाज देते थे. तो जब हमारे जब उस समय जब पुराने समय में जो कॉलोनियल ट्रेडर्स होते थे, यानी कि जो व्यापारी होते थे दूसरे देशों से यहाँ आते थे. ओके, बहुत से इंग्लैंड से तो कॉलोनियल जो ट्रेडर्स हैं वो तो यहाँ सेटल हो गए थे, फिर उन्होंने 200 साल यहाँ पे राज भी किया था, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो वो यहाँ पे रहे तो उन्होंने ये सारी टेक्निक्स के बारे में देखा कि इंडिया में इस टाइप की टेक्निक्स होते हैं. फिर यही कॉन्सेप्ट वो अपने देश ले गए और वहाँ पे उन्होंने अपना ये वर्ड दिया शैम्पू, बिकॉज इंडिया में इस टेक्निक को चंपू कहा जाता था. ओके, जिसका संस्कृत मीनिंग भी है चपयाती, जिसका मतलब है कि सर में दबाना, उसको नीट करना. ओके, मसाज देना. ओके, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन कहाँ से है, शैम्पू का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इंडिया से. ओके, so now the next topic is how and where did people live in early age. okay, पहले के समय में इंसान कैसे रहते थे और कहाँ रहते थे. ओके, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे. ओके, देयर इज एन इमेज. ओके, ये देखिए आप, एक इमेज है, ये हमारे एंसेस्टर्स की एक पेंटिंग बनाई है. ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैसे घर हैं उनके. ओके, क्या किस टाइप के ड्रेसेस वो पहन रहे हैं. ओके, किस टाइप के वो वेपन्स यूज कर रहे हैं. फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ये इनका वेपन है. ओके, हथियार है. ओके, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रही है. घर हैं, किस टाइप के घर हैं, किस टाइप की ड्रेसेस पहन रखी हैं, अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहन रखी हैं. ओके, अभी यहाँ पे अगर आप इस इमेज को देखेंगे, यहाँ पे वो किसी एनिमल का शिकार करके ला रहे हैं. तो ये पूरी ये जो पूरी एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी सेकेंड है, इसका दिखाने का मतलब क्या है कि आपको ये ऑब्जर्व करनी है इस पूरी इमेज को, कि इस इमेज में आपको क्या क्या दिख रहा है. ओके, सो आपने इमेज ध्यान से देख ली है. अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे. ओके, लीस्ट द एक्टिविटीज दैट पीपल डू इन द इमेज. ओके, आपको उन एक्टिविटीज़ का नाम बताना है कि इसमें पीपल्स इसमें क्या कर रहे हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, हंटिंग, शिकार करके लाए हैं. ओके, यहाँ पे एक इंसान जो है कुछ काट रहा है खेतों में से. ओके, हो सकता है कुछ भी ग्रेन्स हो या कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स को काट रहा है. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, हंटिंग एंड गैदरिंग. ओके, डू पीपल इन द इमेज रिसेंबल यू द वे द ड्रेस और लिव. अब क्वेश्चन में ये पूछा गया, जो पीपल जो आपने इमेज देखी है, क्या उनकी जो वे ऑफ ड्रेसिंग है, जिस तरीके से उन्होंने कपड़े पहने हैं, तो क्या वो कुछ मिलते जुलते हैं हमसे? नहीं. ओके, बिल्कुल हम आजकल ऐसे कपड़े नहीं पहनते. ओके, लीस्ट द वेज इन विच दिस पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम दोज अराउंड यू. आपको उन डिफरेंस बताना है कि इनमें और हम में. ओके, आज जिस तरीके से हम रह रहे हैं और इनमें क्या डिफरेंस है. तो इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका ड्रेसिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है. ओके, क्योंकि इनका ड्रेसिंग स्टाइल और हमारा ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अलग है. इसके साथ साथ इनके रहने का तरीका वो भी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उनके जो घर हैं वो अलग टाइप से बने हुए हैं. और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी एक्टिविटीज़ भी देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस एक्टिविटी इसमें नज़र आ रही है. ओके, सो कहीं ना कहीं ये हमें दर्शाता है कि जो इन द पास्ट पीपल यूज टू लिव एज ए हंटर एंड गैदरर्स. पुराने समय में पीपल जो है आज के समय की तरह जिस तरह से सेटल है, जॉब कर रहा है, ऐसे काम नहीं करता था. पहले पीपल एज ए हंटर और गैदरर के फॉर्म में रहते थे. हंटर मतलब शिकारी और गैदर यानी कि सांप
फूड जो होता है, खाना जो होता है, उसको इकट्ठा करना। द हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड प्लांट प्रोडक्ट्स फॉर फूड एंड अदर नीड्स। वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे, उसके साथ साथ प्लांट प्रोड्यूस जो होता था, यानी कि प्लांट से जो भी चीज़ मिले, चाहे वो फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, उसको इकट्ठा करते थे ताकि वो अपने खाने में वो उसको यूज़ कर सके, या जो भी उनके अदर नीड्स है उसको वो उसके यूज़ में वो ले सके। टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स दिस पीपल मूव्ड फ्रॉम one place to another. Okay, slowly they settled in small groups in places with suitable climate, फिजिकल फीचर्स एंड वाटर। अब क्या होता था कि जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट रहती थी उस तरीके से पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे। तो उसके 2 से 3 कारण होते थे। सपोज कीजिए कोई एरिया हो, वहाँ पे एनिमल्स हो, तो वो एक पर्टिकुलर समय तक एनिमल्स रहेंगे। आप रोज़ हंटिंग करेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं एनिमल्स वहाँ से सारे ख़त्म हो जाएंगे। और रोज़ की तरह आप फ्रूट और प्लांट्स भी गैदर करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनको डेफिनेटली मूव करना पड़ेगा किसी दूसरी प्लेस में। पर लेकिन धीरे धीरे इनमें जब धीरे धीरे ये लोग ऐसे सेटल होने लग गए कि जहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा, क्लाइमेट इन द सेंस वहाँ का मौसम अच्छा हो, इसके साथ साथ वहाँ के फिजिकल फीचर्स यानी कि हम ज्योग्राफी का टर्म में हम यूज़ करते हैं फिजिकल फीचर्स का मतलब कि वहाँ की ज़मीन कैसी है। ओके, अच्छी है, समतल है, मतलब समतल है ना, प्लेन एरिया है, या फिर प्लेटू एरिया है, या फिर वहाँ पे वैलीज़ हैं, उन सारे फीचर्स को देखते थे। फिर वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है पानी की अवेलेबिलिटी। अगर पानी हो तो इजीली वो कहीं भी सेटल हो पाएंगे। तो ये सारे 2 से 3 चीज़ों का वो नज़र रखते थे कि वहाँ पे वेजिटेशन है कि नहीं। फिजिकल फीचर्स में वेजिटेशन भी आता है कि वेजिटेशन यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे है कि नहीं, कि सूखी जगह है, वहाँ पे हमें खाना, जो प्लांट से जो हमें खाना मिलता है वो मिल पाएगा कि नहीं। ये सारी चीज़ों को चुनाव करके धीरे धीरे स्मॉल ग्रुप्स बनाना स्टार्ट हुए, यानी कि पीपल्स 2 परिवार हो या 10 परिवार हो, इकट्ठा रहना स्टार्ट हुए। ओके, सो यहाँ पर हम इस आगे जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि पीपल्स सेटल होना कहाँ स्टार्ट हुए, मतलब कि कहाँ पर यह रहना स्टार्ट हुए। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कुछ एविडेंसेस मिले। उनमें से एक एविडेंस हमें रिवर नर्मदा के आसपास, मैंने किसके अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, वहाँ पर रहने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ओके, सो ऐसे ही एक रिवर थी, रिवर नर्मदा, जो कि हमारे एमपी में सिचुएट करती है। ओके, आज से करीबन 10,000 ईयर्स अगो की बात है। ओके, अराउंड 10,000 ईयर्स अगो पीपल हु लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा वेर स्किल हंटर्स एंड गैदरर्स। यहाँ से 10,000 साल पहले जब पीपल यहाँ पे रहते थे तो उनके जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला तो उनको ये पता चला कि यहाँ पे आज से 10,000 साल पहले इंसान रहते थे। ओके, और वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हंटर और गैदरर्स होते हैं। मतलब उस समय जो वहाँ पे इंसान रह रहे थे वो बेसिकली सेटल्ड कम्युनिटी से ना होते हुए जो शिकार करने पे डिपेंड रहते थे और गैदरिंग करने पे डिपेंड रहते थे। वो एनिमल्स का हंटिंग करते थे और फ्रूट्स और प्लांट को गैदर करते थे जो भी आसपास के सराउंडिंग में मिलता था। दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड केम टू बी नोन एज नोमैड्स। ओके, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे खाने की तलाश में, और इस वजह से इनको नोमैड्स कहा जाता है। नोमैड्स का मीनिंग क्या होता है? ओके, द वर्ड नोमैड का मीनिंग क्या होता है? नोमैड का मीनिंग ये होता है कि जिसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं, कोई परमानेंट प्लेस नहीं हो। उसकी वजह से, अब उसका रीज़न ये होता है कि जैसे मैंने बताया आपको, खाना एक जगह पे ख़त्म हो जाएगा, दूसरी जगह चेंज करनी पड़ेगी। इस वजह से दूसरी जगह ये लोग ट्रैवल करते हैं, इस वजह से इनको हम नोमैड्स कहते हैं। ओके, हिंदी में आपने बंजारा शब्द सुना होगा। ओके, तो उनका भी यही काम होता है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड अदर नीड्स। देन सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ओके, सुलेमान एंड किरथार हिल्स बेसिकली आज के मॉडर्न डे में पाकिस्तान में सिचुएट करता है। ओके, यहाँ पर भी आर्कियोलॉजिस्ट को सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। कब? आज से 8,000 साल पहले। पीपल स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एस्टैब्लिश विलेज एंड अराउंड किरथार एंड सुलेमान हिल्स। जो किरथार और सुलेमान एक टाइप के पहाड़ी इलाका है, उसके आसपास लोगों ने यहाँ पे क्या हो गया, सेटलमेंट स्टार्ट, यानी कि 10,000 साल पहले तो इंसान शिकारी ही था, पर लेकिन 2,000 साल बाद, यानी कि जब आज से 8,000 साल पहले इंसान जो है एक जगह सेटल होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने अपना गांव बसाया कहाँ पे? सुलेमान और किरथार हिल्स के आसपास। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे स्टार्टेड ब्रीडिंग कैटल्स, गॉड्स एंड शिप। इस पीरियड तक आते आते
इंसान ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करना मतलब जब वो एनिमल्स को उसने पालना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ साथ वो अपने लिए क्रॉप्स भी ग्रो करने लगे। तो उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे डोमेस्टिकेट किए थे? कैटल, गॉट और शिप। कैटल यानी कि गाय भैंस, गॉट आप सब जानते हो बकरी, और शिप जो भेड़ होती है उसको बोलते हैं। और इसके साथ साथ क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट की। कौन सी? गेहूं हो गया, बाजरा हो गया। ओके, देन कम्स द गैरो एंड द विंध्यास हिल। गैरो एंड द विंध्यास हिल्स अगेन मध्य प्रदेश में सिचुएट करता है। ओके, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, पर लेकिन यहाँ की स्पेशलिटी ये थी कि जो गैरो हिल्स और विंध्यास है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पे जो इंसान जो सेटल्ड हुए उन्होंने कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी? राइस यानी चावल। ओके, रीज़न ये था कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती थी। देन कम्स द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, रिवर इंदस अगेन जो सिविलाइजेशन है वो आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में सिचुएट करती है। यहाँ पे दो सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, और आज से कम 4700 ईयर्स एगो पुरानी बात है। ओके, अब ये वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से माना जाता है और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे सिविलाइज्ड हम ये बोल सकते हैं वो थी गांव था, क्योंकि यहाँ पर घर बने हुए थे प्रॉपर, डैम बनाया था इन्होंने अपने लिए, और यहाँ का इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो पानी का जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा एडवांस था। ओके, इनके टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा एडवांस थे। ये कहाँ बसा हुआ था? कौन सी रिवर्स पर? चैनब, रवि, झीलम, बीज और सतलुज। ओके, ये 4 रिवर्स पर 5 रिवर्स पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी हुई थी। देन कम्स रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, जो रिवर गंगा है और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये यहाँ पर सिचुएट करना स्टार्ट की आज से करीबन 2500 साल पहले। ओके, ये रिवर गंगा आप सब जानते हैं यूपी, उत्तराखंड यहाँ पर सिचुएट करती है। ओके, आज के मॉडर्न डे में। ओके, तो यहाँ पर जो बहुत ही फेमस किंगडम था मगध राज्य यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राजा जैसे बिंबिसार राजा, शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं ने यहाँ पे राज किया था। इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे आगे, इन पर पूरा चैप्टर है। अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि इंडिया में ऐसे मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए बात करेंगे कहीं ना कहीं पहले ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्से में आता था। इस वजह से ये 5 सिविलाइजेशन या 5 जगहों पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन के आसपास की जो कंट्रीज थी यहाँ पर सिविलाइज्ड पीपल जो थे यहाँ पर रहते थे पुराने समय। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।